हेलो एवरीवन। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 6 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने वीडियो की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लर्निंग बुक को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अच्छे और भी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ सकेंगे। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स आज चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नई वीडियोज़ अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया। केंद्रीय जल मंत्री कौन हैं? हमारे केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। क्या है कि पहले कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, लेकिन मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय एक नया मंत्रालय बना। कैसे बना? इसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग का विलय करके जल शक्ति मंत्रालय बना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जल शक्ति मंत्रालय दो मंत्रालयों के विलय से बना है, जिसमें पहला था जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय तथा दूसरा था पेयजल और स्वच्छता विभाग। इन दोनों का विलय करके जल शक्ति मंत्रालय मई 2019 में नया मंत्रालय बना। और अभी हाल ही में कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया है। अन्य नदियों के जल प्राधिकरण को भी, जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। सिर्फ कावेरी नदी को ही नहीं लाया गया है, बल्कि अन्य नदियां जो हैं उनके भी जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ले आया गया है। अब नदियों के प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करना होगा, यानी कि नदियों का जो प्राधिकरण है ये नदियों की स्वच्छता के लिए, नदियों के पुनरुत्थान के लिए, जल संचय के लिए कौन कौन से कार्य कर रहा है, इन सब कार्यों को ये जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। सरकार के इस कदम से प्राधिकरण के कामकाज की स्वतंत्र प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जल शक्ति मंत्रालय किसी भी नदी के प्रबंधन प्राधिकरण के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन जो भी नदी का प्रबंधन प्राधिकरण है वो जो भी कामकाज करेगा उसकी रिपोर्ट उसे जल शक्ति मंत्रालय को करना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में विस्थापित हुए लोगों की संख्या आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार कितनी है? ये संख्या 5 मिलियन की है। अब तक ये दुनिया में सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन की स्थिति का अनुमान है भारत में। भारत में आंतरिक विस्थापन से कुल 5 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ है। जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट शीर्षक से आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा, उसके अनुसार भारत के बाद फिलीपींस में सबसे अधिक विस्थापन हुआ है। IDMC का क्या फुल फॉर्म है देख लेते हैं, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जो विस्थापन होता है इसका कारण आपदा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से लोग विस्थापित हुए हैं वहाँ पे कोई आपदा आई हो, प्राकृतिक आपदा आई हो, या फिर कोई संघर्ष हुआ हो, यानी कि आपस में संघर्ष हुआ, तो इस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं। IDMC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत में जो आंतरिक विस्थापन की रिपोर्ट के अनुसार 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और विकास विज्ञान संस्थान में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की है। टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू करने वाला राज्य मेघालय है। टेलीमेडिसिन में क्या है कि मरीज चैट के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा या फिर वॉइस कॉल के द्वारा डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। तो टेलीमेडिसिन की जो सुविधा शुरू की गई है वो आपका मेघालय राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। और
ये कहाँ से शुरू की है इन्होंने उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में ये टेलीमेडिसिन की शुरुआत की है। टेलीमेडिसिन में मरीज चैट, वीडियो कॉल और वॉइस के द्वारा डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉर्नाड संगमा हैं। गवर्नर RN रवि हैं। जो यहाँ की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस है, उमियाम लेक, नोहाकली फॉल, ये सब आपका मेघालय शिलांग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा घोषित अतिरिक्त अनुदान क्या है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत को पहले $2.9 मिलियन की अनुदान राशि दे चुकी है। ये मतलब कि भारत इनसे पहले 2.9 मिलियन का अनुदान ले चुका है, लेकिन अभी इसने भारत को फिर से $3 मिलियन का अतिरिक्त अनुदान दिया है। ये उसी $3 मिलियन के अतिरिक्त अनुदान की बात हो रही है। अगर टोटल अनुदान कितना मिला है तो ये मिला है $5.9 मिलियन का भारत को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा। लेकिन अतिरिक्त अनुदान, अभी जो लेटेस्ट अतिरिक्त अनुदान मिला है ये $3 मिलियन का अतिरिक्त अनुदान मिला है, यानी $2.9 मिलियन के अनुदान के बाद। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये यूनाइटेड स्टेट की एक प्रमुख सहायक एजेंसी है। USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। यूनाइटेड स्टेट का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2019 में मेरकॉम इंडिया रिसर्च की इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 रिपोर्ट के अनुसार 7.3 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित की है। सौर ऊर्जा में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक सौर ऊर्जा में चाइना और USA के बाद तीसरी है, यानी कि पहले नंबर पे सौर ऊर्जा में चाइना है, दूसरे नंबर पे सौर ऊर्जा में USA है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत है सौर ऊर्जा में। मेरकॉम भारत अनुसंधान यानी कि मेरकॉम इंडिया रिसर्च अमेरिका स्थित मेरकॉम कैपिटल ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। जो मेरकॉम इंडिया रिसर्च जिसने ये रिपोर्ट जारी की है इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 के शीर्षक से, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? मेरकॉम कैपिटल ग्रुप। इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि मेरकॉम इंडिया रिसर्च की पेरेंट कंपनी है मेरकॉम कैपिटल ग्रुप, जो कि अमेरिका में स्थित है। मेरकॉम इंडिया रिसर्च भारत में तेजी से बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा बाजारों को आकार देने के लिए मदद के लिए है। मेरकॉम इंडिया रिसर्च का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, जिसकी MD प्रिया संजय हैं। मेरकॉम कैपिटल ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है ये है ऑस्टिन टेक्सास में। मेरकॉम कैपिटल ग्रुप का हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास में है, जबकि मेरकॉम इंडिया रिसर्च का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मौसम विभाग IMD द्वारा आगामी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कई नाम बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में जारी किए गए हैं। ये नामों की कितनी संख्या है? नामों की संख्या है 169। नामों की नई सूची जारी करने का उद्देश्य आगे आने वाले तूफानों के लिए जागरूकता फैलाना और भ्रम को दूर करना है। सदस्य देशों में आपदा के समय नामों द्वारा एक दूसरे से बेहतर संपर्क करने में सक्षम बनाना भी है। नामों को अभी वो आपदा यानी कि जो मौसम विभाग ने जारी किया नाम, ऐसा कोई चक्रवात तो अभी आया नहीं है, ये आगे आने वाले चक्रवातों के लिए जारी किया गया है। तो इसको अभी से क्यों जारी कर दिया गया? इसको जारी करने का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि तूफानों के लिए लोगों को जागरूक करना, कि तूफान आएगा तो लोग जागरूक रहेंगे तो जान और माल की कम हानि होगी, साथ ही साथ कोई भ्रम न फैले, इसलिए भी इस नाम को पहले ही जारी कर दिया जाता है। और जो सदस्य देश हैं उनको नामों, जब नाम पहले से जारी रहेगा तो वो लोग एक दूसरे से नाम के द्वारा बेहतर संपर्क करने में सक्षम हो जाएंगे और किसी भी चीज़ से निपटने के लिए त्वरित रूप से कार्यवाही करने में भी सक्षम हो जाएंगे जब बेहतर संपर्क होगा नामों के द्वारा। 169 चक्रवातों के नाम की सूची में
विश्व भारत मौसम विज्ञान द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए क्या है कि मौसम विज्ञान संगठन के 13 सदस्य देश, पहले तो ये जान लीजिए कि मौसम विज्ञान जो संगठन है इसमें कितने देश हैं। इसमें टोटल 191 मेंबर हैं, 191 देश, यानी कि वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कुल 191 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इन्हीं 191 देशों में से भारत ने 13 सदस्यों के लिए 13 नाम भारत के मौसम विज्ञान द्वारा जारी किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके कुल मेंबरों की संख्या 191 देश वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। इन्हीं 191 देशों में से भारत का जो मौसम विज्ञान है उसने, भारत का मौसम विज्ञान संस्थान जो है विभाग है, उसने 13 नामों को 13 सदस्यों के लिए 13 नाम जारी किए हैं। इस तरह से भारत ने कुल 169 नाम जारी किया है। भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने कुल 169 नाम जारी किया, क्योंकि 13 देशों के लिए उसने नाम जारी किए और प्रत्येक देश के लिए 13 नाम जारी किया है, इसीलिए टोटल 169 नाम भारत के मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। भारत के मौसम विभाग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी के 7वें संस्करण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान 53rd है, यानी कि 53वां स्थान है। इसमें कुल 117 देशों में भारत 117 देशों में बजट भागीदारी में ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में 53वां स्थान है। इसमें क्या होता है कि बजट के लिए कितनी जवाबदेही सरकार तय करती है और बजट कितना जो है ये ओपन है लोगों के सामने, इसी को लेके ये रिपोर्ट बनाई जाती है। यानी कि आप बजट में कोई चीज़ घोषित कर देते हो और उसे साल भर के अंदर नहीं पूरा कर पाते हो तो आपकी रैंक पीछे हो जाएगी। यानी कि आप जो बजट में बोल रहे हो उसको करो, ये इसीलिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है कि लोग प्रेरित हों कि कोई काम जो बजट में कहा गया है उसको करने के लिए प्रेरित हों। इस रिपोर्ट में भारत 53वें स्थान पे है 117 देशों में, क्योंकि बजट की जो भागीदारी है इसमें भारत उतनी त्वरितता के साथ काम नहीं कर पाता है जितना बजट में लिखा हुआ है, उतना पूरा भारत पूरे साल भर के अंदर नहीं कर पाता है। 117 देशों में भारत का स्थान 53rd है। इसमें बजट की पारदर्शिता को देखते हैं और बजट के प्रति जवाबदेही को सामने रखकर इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, भारत हमारा 53वें स्थान पे है, यमन एकदम लास्ट स्थान यानी कि 117वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के 5 सालों के अंतराल के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के कुल बुनियादी ढांचे के निवेश की परियोजना है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो टास्क फोर्स का प्रमुख है। इसके प्रमुख हैं अतुल चक्रवर्ती, ऑप्शन सी अतनु चक्रवर्ती। इसके प्रमुख कौन है? अतनु चक्रवर्ती, जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं। ये क्या है? एनआईपी क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? एनआईपी देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का सरकार का ये पहल है। अपने आप में पूरी तरह से ये पहला सरकारी अभ्यास है जिसका उद्देश्य परियोजनाओं की तैयारी, निवेश, बुनियादी ढांचा में सुधार करना है। यह वित्त वर्ष 2025 तक जो भारत सरकार का सपना है कि भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, उसमें भी ये उस अर्थव्यवस्था में मदद करेगा। और भारत सरकार का जो सपना है कि 2025 तक भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, उसमें ये प्रमुख भूमिका निभाएगा। कौन? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसीलिए इसे भारत सरकार द्वारा घोषित भी किया गया है। इसका प्रमुख कार्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है और सभी नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
इसके जो आपके टास्क फोर्स के प्रमुख हैं आतुल चक्रवर्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2020 में भारत को देश विशेष चिंता की सूची में नाम देकर डाउनग्रेड किया है। यूनाइटेड कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF का मुख्यालय कहाँ है? USCIRF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके चेयरमैन टोनी परकिंस हैं। यह रैंकिंग किसी देश में विभिन्न धर्मों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक आज़ादी के अनुसार दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले, यानी कि किसी देश में जब कई धर्म के लोग रह रहे हैं तो उसमें किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी पक्षपात ना हो, इसलिए इस तरीके की रैंकिंग बनाई जा रही है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम द्वारा। इस रिपोर्ट में इस साल क्या किया गया है कि भारत को डाउनग्रेड कर दिया गया है। भारत को मतलब कि पहले के अनुसार भारत अब उतना रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहा है लोगों को, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य संघ शासित क्षेत्र का नाम बताइए जो टाटा प्रौद्योगिकी के साथ आविष्कार, अभिनव, ऊष्मायान और ट्रेनिंग के लिए 2 निर्माण केंद्र बनाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने टाटा प्रौद्योगिकी के साथ आविष्कार, अभिनव, ऊष्मायन एवं ट्रेनिंग के लिए 2 निर्माण केंद्र बनाने के लिए हस्ताक्षर किए। ये कहाँ कहाँ बनेगा? ये केंद्र बनेगा एक तो आपका बारामूला में और जम्मू में। बारामूला और जम्मू के जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ पे टाटा इन केंद्रों को स्थापित करेगा। इनका कार्य क्या होगा? ये कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और टाटा प्रौद्योगिकी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आविष्कार, नवाचार, ऊष्मायन और परीक्षण के लिए 2 केंद्र स्थापित करने पर सहमति हुई। दोनों केंद्र कहाँ कहाँ बनेंगे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बनेगा बारामूला में और दूसरा जम्मू के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित होगा। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रोबोट का नाम क्या है जो CMERI द्वारा विकसित किया गया है ताकि कोविड-19 संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाकर रखने में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं को मदद मिल सके। ये रोबोट का नाम होगा HCARD। इसका फुल फॉर्म क्या है? HCARD का हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस। ये किसके द्वारा विकसित है? ये CMERI द्वारा विकसित है। CSIR का फुल फॉर्म कई बार बताया जा चुका है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये दिल्ली में है। CMERI का क्या फुल फॉर्म है? CMERI का फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अधीन कार्य करता है और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही HCARD यानी कि हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस को बनाया है। और भी इससे पहले कई जो है रोबोट बनाए जा चुके हैं, जैसे कि वार्डबोट जो कि IIT रोपर पंजाब ने बनाया है। ये क्या करेगा कि मरीजों को जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको अलग अलग वार्डों में दवा ले जाने में और उनको खाना पहुंचाने में वार्डबोट सक्षम है। इसे IIT रोपर ने बनाया है। वायोमित्रा जो कि थर्ड ऑप्शन है, वायोमित्रा एक फीमेल लुकिंग ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ये महिलाओं की तरह दिखती है वायोमित्रा। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था पिछले साल ही। तो वायोमित्रा भी आपका एक रोबोट है जो कि फीमेल रोबोट है। इसे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है, जबकि वारबोट को IIT रोपर ने विकसित किया है। HCARD को विकसित किया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने,
जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभियान की शुरुआत की है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभियान योजना की शुरुआत की है, जिससे एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के उधारकर्ताओं को कुछ राहत प्रदान करने के लिए मदद मिलेगी। इस योजना की शुरुआत किसने की है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि लॉकडाउन की वजह से जो उद्यमियों को नुकसान हुआ है और उन्होंने बैंक से ऋण ले रखा है, तो उन्हें कुछ राहत पहुंचाई जा सके और इस योजना के साथ वो अपने ऋण को आगे आने वाले समय में जमा कर सकेंगे और उन्हें इस योजना से कुछ राहत मिलेगी इस लॉकडाउन में, क्योंकि किसी का भी कारोबार चला नहीं। तो इसी वजह से कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभियान योजना की शुरुआत की, जिससे कि उनके यहाँ के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के उधारकर्ता हैं उन्हें राहत प्रदान की जा सके। कुछ विलय भी बैंकों के हुए हैं, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है केनरा बैंक के साथ। इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है इंडियन बैंक के साथ। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये विलय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है केनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा भराली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, ये क्या थी? हेमा भराली एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका निधन 101 वर्ष में हुआ है। ये 101 साल की होके इनका निधन हुआ है और इनका निधन असम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ है। तो हेमा भराली एक स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे के कोच रिहेबिलिटेशन कार्यशाला द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम है। जो मोबाइल डॉक्टर बूथ को विकसित किया है पश्चिम रेलवे के कोच रिहेबिलिटेशन कार्यशाला ने, उसका नाम है चरक। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोच रिहेबिलिटेशन सेंटर है और उसी सेंटर ने डॉक्टर और कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को खत्म करने के लिए चरक नाम से एक मोबाइल डॉक्टर बूथ को बनाया है। कि है क्या कि इसके अंदर डॉक्टर अंदर हो जाएगा और डॉक्टर को चारों तरफ से कवर कर दिया जाएगा और ये मोबाइल डॉक्टर बूथ है कि ये बूथ कहीं भी डॉक्टर अपने साथ ले आके ले जा सकता है और इसके अंदर कवर हो जाएगा, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे डॉक्टर। तो ये डायरेक्ट कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, उनके संपर्क में नहीं आ सकेंगे। और इस मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम चरक रखा गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। पहले 17 रेलवे जोन थे, अभी पिछले वर्ष एक नया रेलवे जोन ऐड हुआ है। कौन सा रेलवे जोन? दक्षिण तट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो पहले 17 रेलवे जोन थे, अभी 18 हो गए हैं। जो नया रेलवे जोन ऐड हुआ है उसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, यानी कि दक्षिण तट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसने दुनिया का पहला कोविड-19 सरकारी रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया है। ये विश्वविद्यालय है आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड नामक स्थान पर स्थित है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, उसी के नाम पर क्या है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उसका नाम है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि ये सरकारी रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया है। ये क्या है सरकारी रिस्पांस ट्रैकर? दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो अलग अलग नीति को अपना रही हैं। ये क्या करेगा? ये ट्रैकर क्या करेगा? ये सरकारी जो भी नीति, किसी भी देश में जो भी नीति अपनाई जा रही है उन सबको ट्रैक करेगा और इन सब की आपस में तुलना करेगा।
ऐसा करने वाला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय हो गया है जो इसने इस तरीके का सिस्टम लॉन्च किया है कि वो पूरी दुनिया के कोविड-19 से जो भी कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकारें जो भी नीति अपना रही हैं उन सबको ट्रैक करके उन सबको आपस में कंपेयर करेगा। इस तरीके को विकसित करने वाला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का बन गया है जो कोविड-19 के सारे सरकारी रिस्पांस को, पूरे विश्व के सरकारी रिस्पांस को ट्रैक करेगा और उसको क्या करेगा, आपस में कंपेयर करेगा कि कौन सा देश किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, इफ्को ये विश्व में फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की एक अग्रणी कंपनी है, ये भारत की कंपनी है। टोक्यो क्या है, टोक्यो मरीन ग्रुप ये जापान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इफ्को भारत की खाद्य उत्पादक कंपनी है। टोक्यो ये जापान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। वर्ष 2000 में दोनों ने एक जॉइंट वेंचर किया जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेशन किया गया। इस कंपनी में 51% हिस्सा जो है वो भारत के पास है, यानी कि इफ्को के पास है, और 49% टोक्यो के पास है। 49% शेयर टोक्यो मरीन ग्रुप ऑफ जापान के पास है, जबकि 51% शेयर इफ्को के पास है। इस तरह से इफ्को टोक्यो जो है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी। अभी इफ्को टोक्यो ने अभी हाल ही में अनामिका राय को सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। अनामिका राय यानी कि पहला ऑप्शन, इन्हीं को सीईओ और एमडी नियुक्त किया है इफ्को टोक्यो ने। अनामिका राय कंपनी की पहली महिला एमडी और सीईओ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 के बाद से पहले इंग्लिश खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे विजडन विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर 2020 के रूप में रखा गया है। विजडन क्रिकेटर्स 2020 संस्करण में पुरुषों में बेन स्टोक्स और महिला में एलिसे पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं उनको रखा गया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बेन स्टोक्स को पुरुषों में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ 2020 में के संस्करण में रखा गया है, जबकि महिला में जो ऑस्ट्रेलिया की हैं एलिसे पेरी को रखा गया है। क्या है कि बेन स्टोक्स ये इंग्लैंड से क्रिकेट खेलते हैं और विश्व कप 2019 में इन्होंने इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें विजडन क्रिकेटर्स 2020 के संस्करण में रखा गया है पुरुषों में। और हालांकि इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, बेन स्टोक्स का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन ये क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच ही था, जिसमें विनर लास्ट में सुपर ओवर के बाद इंग्लैंड घोषित की गई थी। तो बेन स्टोक्स को पुरुषों में विजडन क्रिकेटर्स 2020 संस्करण में रखा गया है, जबकि महिला में एलिसे पेरी को रखा गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किस स्वायत्त संस्थान ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रोगाणुरोधी कोटिंग विकसित की है? रोगाणुरोधी कोटिंग विकसित करने वाला जो संस्थान है वो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इसी ने कोविड-19 के वायरस को प्रसार को रोकने के लिए रोगाणुरोधी कोटिंग को विकसित किया है। ये कहाँ पे है? ये स्थित है बेंगलुरु में, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये बेंगलुरु में है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रोगाणुरोधी कोटिंग को विकसित किया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वच्छता ऐप के संशोधित संस्करण का विमोचन किया है। स्वच्छता ऐप के संशोधित संस्करण का विमोचन करने वाला मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। इसने क्या किया? स्वच्छता ऐप के संशोधित संस्करण का विमोचन किया। यह संशोधित ऐप स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के दायरे में लोगों के लिए शिकायत निवारण मंच का भी कार्य करेगा।
जो ये संशोधित ऐप है ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के दायरे में ही लोगों के शिकायत के लिए निवारण मंच का भी कार्य करेगा और कोविड-19 के लिए स्वच्छता के लिए भी लोगों को प्रेरित करेगा। हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार ओलंपिक फाइनलिस्ट डोनाटो साबिया जिनकी अप्रैल 2020 में मृत्यु हो गई वो किस देश के थे? जो है डोनाटो साबिया इटली के थे। ये इटली के लिए 800 मीटर की जो रनिंग होती थी ओलंपिक में उसमें भाग लेते थे और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, यानी कि अप्रैल 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। डोनाटो साबिया इटली से संबंधित हैं और ये 800 मीटर की रनिंग करते थे ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म में आई गॉट पोर्टल की शुरुआत की है? आई गॉट पोर्टल की शुरुआत की है कार्मिक और परीक्षण विभाग ने। दीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा खुद लॉन्च किया गया था। इस पे नॉलेज को एक दूसरे से शेयर किया जाता है। इसी दीक्षा पोर्टल पे आई गॉट पोर्टल की शुरुआत हुई है। आई गॉट पोर्टल कार्मिक एवं परीक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। आई गॉट क्या है? आई गॉट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर को एक्सपर्टों द्वारा ट्रेंड किया जाएगा कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए उनको कौन से सुरक्षा उपाय करने हैं। इन सब के लिए एक्सपर्टों द्वारा आई गॉट प्लेटफॉर्म के जरिए जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा। तो आई गॉट को जारी किया है कार्मिक और परीक्षण विभाग ने। किस प्लेटफॉर्म पे इसको जारी किया गया है? दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। दीक्षा प्लेटफॉर्म किसका है? दीक्षा प्लेटफॉर्म मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी जॉन प्राइन जिन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये क्या थे? मतलब रैप सिंगर थे, पॉप सिंगर थे, शास्त्रीय गायक थे या फिर लोक गायक थे? तो जॉन प्राइन ग्रैमी अवार्डी हैं ये, इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। ये अमेरिका के लोक गायक गीतकार थे। अमेरिका का जो लोकगीत है उसको गाते थे जॉन प्राइम। इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिला है, एक बार 1991 में और दूसरी बार 2005 में। दोनों बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2020 के ग्रैमी अवार्ड में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जॉन प्राइन की मृत्यु कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण हुई थी। तो जॉन प्राइन जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण हुई थी, ये अमेरिका के लोक गायक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? देखिए, इस रिपोर्ट में मुकेश अंबानी की रैंक जो है वो पूरे विश्व में 17th है। मुकेश अंबानी पूरे विश्व में 17वीं रैंक पे हैं और इनके पास कुल 44.8 बिलियन राशि बताई गई है। इस रिपोर्ट में लगातार तीसरी बार टॉप पे बने हुए हैं जेफ बेजोस, जिनकी कुल राशि है 124.7 बिलियन। ये आपके जेफ बेजोस जो हैं ये अमेजोन के संस्थापक और सीईओ हैं। लगातार तीसरी बार ये टॉप पे बने हुए हैं फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल बिलियनियर्स की रैंकिंग में। और इसमें दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल एंड मिलिंडा गेट्स हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स ये लोग माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। दूसरे स्थान पे ये हैं। पहले स्थान पे आपके जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजोन के फाउंडर और सीईओ हैं। और भारत के मुकेश अंबानी इसमें 17वें स्थान पे हैं, लेकिन भारत के लिए वो पहले स्थान पे होंगे। भारतीयों में वे शीर्ष पर हैं। भारत के ही एवेन्यू सुपरमार्केट के संस्थापक राधा कृष्णा दामनी एंड फैमिली इस फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल बिलियनियर्स में
65वें स्थान पर हैं। 65वें स्थान पर भारत के राधा कृष्णा दामिनी एंड फैमिली है, यानी कि ये भारत के लिए दूसरे स्थान पे होंगे, लेकिन वर्ल्ड के लिए ये 65वें स्थान पे हैं। भारत के लिए, भारतीयों के लिए शीर्ष पर हैं आपके मुकेश अंबानी, और जबकि वर्ल्ड में ये 17वें स्थान पे हैं। तो मुकेश अंबानी की रैंक 17वीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।